नमस्कार। आज का एक अहम मौजू जिस पर हमारे सामने और हमारे साथ बैठे हैं विशेष मेहमान जिनसे गुफ्तगू होगी और वो मुद्दा होगा निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी जैसे प्रदेशों में इन खास मेहमानों से मैं रूबरू कराऊंगा। बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं असद मौलाई मेरा नाम है। मैं महानगर कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। ये चुनाव 2026 में ही प्रस्तावित हैं। कैसा आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से इन चुनावों में? देखिए, बंगाल का जहां तक सवाल है और जो चुनाव गुजर गए उनका तो हम क्या जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए आसाम है, बंगाल है, यहाँ हमारी पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छा करके लड़ेगी। और मैं समझता हूँ हम गठबंधन में जैसा और लड़े हैं पिछला, ऐसे ही लड़ेंगे और ममता बनर्जी जी जो हैं वो साथ रहेंगी और बंगाल में हम जीत हासिल करेंगे। अब आपका परिचय? मैं शान अली शानू, पूर्व महाअध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुरादाबाद। हमारे साथ तीसरी इस मंच को सुशोभित कर रही हैं भाजपा नेत्री। मैं डॉक्टर शशि चौहान, संगठन में प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। हमारे चौथे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार। मैं संतोष गुप्ता, दैनिक हिंदू अखबार से हूँ और इसके अलावा उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का सेक्रेटरी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की रणनीति पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या रहेगी? देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में क्योंकि हम गठबंधन के साथी हैं, जो गठबंधन में बैठ के तय होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे, समाजवादी पार्टी का एक कर्ता उनके निर्णय के साथ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक केवल परफॉर्मेंस के नाम पर एक सीट रही है सपा की पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है आपको कि सपा पश्चिम बंगाल में लोगों के दिलों को नहीं छुपा रही है? देखिए, पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अटल बिहारी जी के नेतृत्व में, जब से ही पार्टी की सीट लड़ाना बात का काम था। पहले देश को बचाना हमारे लिए प्राथमिकता थी, क्योंकि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने वहाँ ममता बनर्जी का साथ दिया शुरू से। चाहे हरियाणा का चुनाव है, वहाँ भी हम नहीं लड़े अभी, और बिहार के चुनाव में हम लड़े, क्योंकि इस वक्त जो है पहले देश को बचाने का काम है। चुनाव बाद में लड़ लिए जाएंगे, तो दूसरे स्टेटों में पार्टी का फैलाव बाद में हो जाएगा। देश बचाना है पहले। गुप्ता जी, हमारा देश विकासशील श्रेणी से विकसित देशों की श्रेणी की ओर अग्रसर है। ऐसे में किसी भी देश के हर नागरिक की अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जागरूक रहे और हर गतिविधि पर नजर रखे। तो एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप कैसे देखते हैं चुनावों को पश्चिम बंगाल में जो प्रस्तावित हैं? पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल जो है, जिसमें वहाँ पर धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर है। मस्जिद और मंदिर के नाम पर ममता बनर्जी खुलकर आज खेल रही हैं। उसी हिसाब से वहाँ पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में एक गहरी खाई खुद गई है। और मुझे ये लगता है कि ये बंगाल का जो चुनाव है ये ध्रुवीकरण पर होगा। बहुत अच्छी बात है। अगला चुनाव जो प्रस्तावित है, लोगों में चर्चा है कि वहां टीएमसी और भाजपा में ही सीधी टक्कर होगी। क्या राय है आपकी? ये बिल्कुल सही बात है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ अधिक से अधिक मतों से जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे घुसपैठी है और रोहिंग्याओं का आगमन हुआ है, उस मुद्दे को लेकर पार्टी जनता के बीच में है और जनता में ये आक्रोश है कि हमें तो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं और बाहर से आने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और इसमें एसआईआर का भी एक विशेष स्थान रहेगा।
ये फर्जी वोट जब कटेंगे, जब उनके पास अपनी जन्म तिथि से लेकर प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो ये वोट कटेंगे और इससे हमारी पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा और हमारी पार्टी जीतेगी। जनता में इस चीज का आह्वान हो चुका है और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी विकास करे जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है। धन्यवाद। मौलाई साहब, लगभग 20 वर्ष लगातार सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी। उस समय का शीर्ष नेतृत्व और इस समय पार्टी की स्थिति, तो कैसा लगता है कि ये जो बीच में इतना लंबा अंतराल हो गया है, कुछ कर पाएंगे? देखिए, चेंज आती रहती है। जिस वक्त 20 साल सरकार रही कांग्रेस की, उस वक्त हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद से लेके और 20 साल तक जो बंगाल की हालत थी, उस वक्त का लोग नहीं जानते, भूल जाते हैं। जनता का ऐसा होता है कि हाफजा कमजोर होता है तो वो भूल जाते हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट हुआ बंगाल के अंदर उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। बहुत डेवलपमेंट हुआ और फिर उसके बाद कम्युनिस्टों के साथ मिलकर भी सरकार चलाई हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा, उसमें भी मदद हुई, सारी चीजें हुई। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल दिए गए। आज विकास के ऊपर नहीं होता चुनाव, आज डेवलपमेंट के ऊपर नहीं हो रहा, आज धर्म के ऊपर चुनाव हो रहा है, आज मंदिर मस्जिद के ऊपर चुनाव हो रहा है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे हैं, आज उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी। क्या सोचते होंगे वो लोग कि इस हिंदुस्तान के लिए जहां मस्जिद और मंदिर का झगड़ा हो, जहां पे रोटी और पानी की बात ना हो, जहां रोटी कपड़ा मकान का कोई जिक्र ना हो, जहां कम कोई महंगाई के लिए लोगों को, अब कितनी महंगाई हो गई इन 10 सालों के अंदर, अगर आप लगाते हैं हिसाब, आज कितनी आमदनी हुई और कितना हुआ। हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि उस मुल्क का प्रधानमंत्री जिस गिर जाता है जिसका पैसा गिरता है। आज पैसे की क्या पोजीशन है हमारे रुपए की और डॉलर की पोजीशन क्या है, इन चीजों को देखा पड़ेगा। इस मुल्क की एकता अखंडता के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी कांग्रेस को देनी पड़ेगी, तो वो देगी और दी है उसने। बहुत अच्छा। गुप्ता जी, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव आपके पास, एक विश्लेषक की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि जो सरहद पार इस समय हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति, भारत विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, ऐसे में इन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? जैसा कि आपने कहा कि जो पड़ोसी देश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, उससे पहले हरे कृष्णा इस्कॉन के लोगों के साथ जो बंगाल में हुआ, वो बांग्लादेश में हुआ, उसका असर बंगाल की चुनाव पर भी पड़ेगा और हमारे देश के भी होने वाले चुनाव पर भरपूर पड़ेगा, जिसके लिए हर पार्टी अपने तरीके से उस पर बोल रही है। जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि इस पर तुरंत ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अभी तक सरकार किस तटस्थ रहकर क्या देख रही है ये मैं नहीं समझ पा रहा। और इसका चुनाव या तो जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, अभी बांग्लादेश में एक पत्रकार संपादक को भी उसके बलिदान कर दिया गया, उसका असर मीडिया पर भी पड़ेगा और मीडिया जो है फिर अपने परिवार के साथ भी जाके खड़ा हो सकता है और जिसका फर्क सीधा सीधा इस चुनाव पर पड़ेगा। जी धन्यवाद। ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सत्ता की नीतियां हैं वो केंद्रीय नीतियों के विरोध में अटकलें पैदा करना, इस टाइप की नीति रहती हैं, खासतौर से दीदी जी की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र की जो नीतियां हैं जी, अगर वो लागू करेंगी ममता बनर्जी जी, तो जो और स्टेटों में हालत है वही बंगाल की होती वहाँ। तो केंद्र की नीतियां जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ तो लागू हैं जी, तो वहाँ तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी। वहाँ पर क्यों समस्या है? केंद्र की नीतियों की वजह से ही आज देश में इतनी महंगाई है और केंद्र की नीतियों की वजह से ही आज देश में दोनों समाजों में इतनी दरार पड़ी हुई है। ममता बनर्जी जी ने बिल्कुल सही किया है, जो केंद्र की नीतियां वो लागू नहीं की। एसआईआर पूरे देश में, और ये एक ऐसी व्यवस्था है
चुनाव प्रणाली में, जिसमें जो युवा 18 वर्ष को पूरा कर रहे हैं उनको जोड़ना, जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं उनको एक जगह शिफ्ट करना। ऐसे ही ये जो पुनर्सत्यापन है, इस पर अपने अपने तरीके से लोगों ने विरोध भी किया, जैसे कि पश्चिम बंगाल में दीदी ने किया है। तो क्या लगता है आपको कि एसआईआर का प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है? एसआईआर का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत समय से मतगणना ढंग से नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो लोग पलायन कर गए या जिनके मृतक, उनके वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटे, और जो नया जनरेशन आ रही है, जो युवा वर्ग है, उनके वोट नहीं बन रहे, और जिन लोगों ने अपने फर्जी, जिनके प्रमाण पत्र नहीं थे, उस ढंग से वोट बने हुए थे, वो भी कटे हैं। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता किसी को भी, पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक साफ सुथरा काम है और आपको पूरी जो है स्वतंत्रता है कि आप अपना वोट जाके बनवाएं, क्योंकि वोटर लिस्ट में जब ठीक तरीके से नाम आएगा, उसमें ईमानदारी से आपका नाम आएगा, तो आप जो वोट देंगे तो निश्चित ही हमारी पार्टी पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। हमें लगता है कि हम दृढ़ निश्चयी हैं इस पर, कि इस पर इसी वजह से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि फर्जी जो वोट बने हुए हैं, किसी का 4-4 5-5 जगह नाम है, किसी का जो है ना वोटर लिस्ट में जो फोटोज हैं, लेडी की फोटो है और नाम जो है जेंट्स का है, तो ये सारी जो हमारे उसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटि है, ये सब ठीक होंगे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इससे हमें पार्टी को, हमारी पार्टी को और हमें बहुत उससे फायदा है, जिससे कि वोट अपना हम ढंग से डाल सकेंगे। धन्यवाद मैम। भ्राताश्री, चलते चलते एक प्रश्न, इस पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ साथ क्या पीडीए जैसा ही पार्टी कोई फार्मूला अप्लाई करेगी, या अकेले लड़ेगी, या गठबंधन की बात करेगी? नहीं, हमारा तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं यूपी में, और गठबंधन रहेगा। और पीडीए ने जैसे 2024 में कामयाबी हासिल की है, 2027 में भी पीडीए कामयाबी हासिल करेगा, और आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। जी, बहुत अच्छा। मौलाई साहब, एक प्रश्न यहां की जनता से जुड़ा हुआ, जनपद मुरादाबाद की जनता से जुड़ा हुआ। नई यूनिवर्सिटी सरकारी मिल गई है मुरादाबाद को, मेडिकल कॉलेज की लोगों की मांग है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की, जिसको लेकर के हमारे नगर विधायक प्रयासरत भी हैं, और फिर अभी हाल में ही उन्होंने फिर मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी है और उनको आश्वासन भी मिला है। अगर ऐसा निर्णय सकारात्मक सामने आता है तो जनता को कैसे लाभ होने वाला है? मेडिकल कॉलेज की मुरादाबाद में अब बहुत ज्यादा जरूरत है जी। इससे पहले एक सिविल हॉस्पिटल होता था, उसके बाद फिर सिविल लाइन में हॉस्पिटल बना, कांग्रेस के दौर में बनाया गया, सारी चीजें हुई, धीरे धीरे डेवलपमेंट है। आज मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, आज यूनिवर्सिटी की जरूरत है। पहले हमारी यहाँ मुरादाबाद में आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहता था, फिर हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, आज मुरादाबाद के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी बनेगी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन लोगों की कोशिश और मेहनत है, विधायक जी ने करी, और आज उन्होंने कल की डेट में मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने अपनी मांग दोहराई मेडिकल कॉलेज की। मुरादाबाद को मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज की बेहद जरूरत है। हालांकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी पढ़ाई और उनके बच्चों में जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, वो हर आदमी नहीं करा सकता। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ मुरादाबाद के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक हॉस्पिटल बड़ा होता है, तो वहाँ फ्री में और कम पैसों में इलाज हो सकता है। तो मुरादाबाद की जनता को, क्योंकि मुरादाबाद के लोग कारीगर हैं, मोस्टली बीमार रहते हैं, फेफड़ों की बीमारी एक आम मुरादाबाद के लोगों की है, क्योंकि कारीगर हैं पीतल के। मुरादाबाद करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा कमा के देता है भारत सरकार को। अगर कुछ पैसा मुरादाबाद को लगा दिया जाएगा तो कोई खसारा नहीं होगा और मुरादाबाद के आवाम को उससे सहूलत होगी। एसआईआर को किस तरीके से देखते हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की दृष्टि? देखिए, बहन जी ने भी बताया कि जहां जहां एसआईआर हो रहा बहुत अच्छा हो रहा, और हमारी सरकार वहां जीतेगी, इनकी पार्टी जीतेगी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है इनकी, क्योंकि एसआईआर हो इसलिए रहा है कि जो विपक्ष के वोट है उन्हें काट दिया जाए। अब देखिए, मेरे पास मुरादाबाद देहात की जो है पूरी डिटेल है, इसमें 27,000 वोट जो हैं वो पता न लगाए जाने योग्य हैं देहात पे, और ये आपके 10,000 वोट जो हैं वो मृत्यु हो चुकी है।
और शिफ्टेड कर चुके हैं 39,000 लोग, और जो पहले से नामांकित थे वो 10,000 लोग थे। ये सब लोग आ गए। उसके बाद अदर्स में दे दिए उन्होंने 3,000। वो अदर्स कौन लोग हैं? जब सब चीज आपने दे दी, शिफ्टेड दे दिए, और साहब आपने मृत्यु वाले दे दिए, और जिनका पता नहीं लगा वो दे दिए, अब ये अदर्स कौन आ गए? तो ये सब खेल है SIR के नाम पे। वोट 90,000 घटा दिए गए मुरादाबाद देहात सीट पर, और बूथ 35 बढ़ा दिए गए, जबकि बूथ घटने चाहिए थे। जब 90,000 वोट घटे, वो क्योंकि हम उसे पकड़ ना पाए, इसलिए बूथों में भी खुर्द-बुर्द की जा रही है। तो ये SIR जो है, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी रणनीति है, और जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है इनके साथ, ताकि यूपी में चुनाव हो, चाहे बंगाल में चुनाव हो, वहाँ ये सरकारें बना सकें। वोट चोरी करके काम के नाम पे तो ये सरकार बना नहीं सकते। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे बनाएंगे, कहीं वोट चोरी करके बनाएंगे। भ्राताश्री, ये SIR का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में लोगों से आवेदन भराए गए, उनसे मांगे गए, और अब दूसरा चरण है उसके सत्यापन का। अगर मेरा नाम गलत कट गया है तो ये अभी ऑप्शन बाकी है, हम उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे, फिर हम दावा करेंगे। ये एक प्रक्रिया है। एक बार बताइए, हर विधानसभा से 40,000 50,000 वोट शिफ्ट दिखा रहे हैं, तो वो जो वोट शिफ्ट हुए हैं वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, रहने तो यहाँ ही चाहिए। कहीं पे वोट शिफ्ट हुआ है तो किसी विधानसभा में वोट बढ़ना भी तो चाहिए। हर जगह से शिफ्ट ही हो रहा कि 40,000 वोट शिफ्ट हो गया, नगर विधानसभा में 50,000 वोट शिफ्ट हो गया। वो वोट गया कहाँ जो शिफ्ट हुआ है? भाई वोट शिफ्ट हुआ है तो कहीं विधानसभा में, किसी विधानसभा में बड़ा भी तो होना चाहिए वोट। घटी क्यों रहा हर विधानसभा का वोट? कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि जो युवा वर्ग है उसका अपने शहर के बाहर ही जाना होता है? 80%, 20% मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट के अलावा और कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो जो 80% युवा है वो तो बाहर ही जाता है, वो तो दूसरे शहरों को जाता है। चलिए वो हो गया। वो जो पता लगाए जाने योग्य नहीं है वो कहाँ गए लोग? तो उनको अवसर है, वो अभी प्रक्रिया मार्च तक है, उनको अवसर है, वो अपना दावा पेश करें। यही तो है भाई, आपने क्या काम किया? फिर वो जब दावा पेश करेगा, शिफ्ट हो गया। हम तो ये कह रहे हैं जब शिफ्ट हुआ है हर विधानसभा से, तो वो वोट गया कहाँ? रहना तो उत्तर प्रदेश में चाहिए, किसी ना किसी सीट पे घटना बढ़ना चाहिए। नहीं, या हर सीट से घटेगा ही घटेगा, बढ़ा भी दो किसी सीट पे। भाई साहब, सानू साहब की जो समस्या है, इन्होंने जो बात रखी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? SIR वाले जो नाम काटे जाने की और शिफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं। SIR ये पुनर् है, इसके अंदर जो सरकार ने, इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि जिसका नाम कटा है या जिससे इसमें संशय है, आपत्ति करे तो वो फार्म भर के देना पड़ेगा, और उसको 14 तारीख से शायद उसके लिए क्या कहते हैं, आपत्तियों का वो लिस्ट सामने रख दी जाएगी। लोगों से कहा गया कि आप अपना उसे देखें, और देखने के बाद अगर आपका नाम नहीं है तो आप उसमें फार्म भरकर आपत्ति दायर करें और आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। हमारे नगर विधायक जी की जो कोशिश चल रही है सरकारी मेडिकल कॉलेज की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको, जब हमारे CB गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और मुरादाबाद से एक MLA हुआ करते थे रिपब्लिकन पार्टी के, हलीमुद्दीन राहतमलाई साहब, उन्होंने और दाऊदयाल खन्ना ने मिलकर मेडिकल कॉलेज के लिए कहा, मांग की, जिसे CB गुप्ता ने माना था। पर चौधरी चरण सिंह ने दाऊदयाल खन्ना से और मुख्यमंत्री से कहकर ये मेडिकल कॉलेज मेरठ ले गए। ये हमारा को आज से 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज मिलना था। दूसरा, पूरे विश्व में टीबी में भारत नंबर 1 पर है, और उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद नंबर 1 पर है। उस समय भी राहतमलाई साहब ने टीबी सैनिटोरियम की मांग की थी, पर वो दिया गया। वो इत्तेफाक ये है कि वो उत्तरांचल में चला गया। तो ये तो डिमांड शुरू से होती चली आई है, क्योंकि आज तक हमारे मुरादाबाद के लिए कोई अच्छा नेता नहीं मिला। तरह तरह से लोग आते हैं, ऐसे दे देते हैं जैसे कि एक भाई जो है अपनी बहन को दे देता। तो वो इसी तरीके से यहाँ पर
वो हुआ करते थे हमारे MP साहब, सिद्दीकी साहब, हाफिज सिद्दीक साहब, उन्होंने मुरादाबाद को वो मिला था बाईपास। हरगोविंद वर्मा हुआ करते थे उसके हरदोई के, बोले भाई हाफिज जी अगले सेशन उसमें बजट में हम आपको दिला देंगे मुरादाबाद का बाईपास, तो वो वहां पे दे दिया गया। हमारे यहाँ तो लोग जरा ज्यादा उदारवादी हैं, अपने से ज्यादा पड़ोसी को वो करते हैं। धन्यवाद गुप्ता जी। सभी साथियों को भारत फर्स्ट परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, और आगे के लिए भी आपका हृदय से आमंत्रण है, ऐसे अवसर हमें मुहैया कराते रहिए। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारे विशिष्ट मेहमानों को, और इसके बाद आप भी मेरे तीसरे मेहमान हैं, और वो अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य दीजिए। इस समय हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जी के साथ मैं शिव हरि सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।